अस्सलाम वालेकुम एफएड स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि असल ऑडिट आज हम करेंगे और आज हम पढ़ेंगे। अब तक आपने मेरे साथ जितनी भी चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो एक्चुअल ऑडिट वो ही है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस फेज की, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि ऑडिट साइकिल के वेरियस फेजेस हैं और अगर हम रिकैप कर लें तो अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला फेज क्या होता है ऑडिट साइकिल का? एक्सेप्टेंस एंड कंटिनेंस फेज। क्या आप उसमें डिसाइड करते हैं कि किसी क्लाइंट को आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं, किसी ऑडिट को आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं। उसके बाद जब आप एक्सेप्टेंस कर लेते हैं तो फिर जो अगला फेज आता है ऑडिट साइकिल का, दैट इज द रिस्क असेसमेंट फेज या प्लानिंग फेज, जिसमें आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करके उसके मुताबिक ऑडिट प्लान को तरतीब देते हैं। और जब वो प्लानिंग हो जाती है तो फिर जो थर्ड फेज होता है ऑडिट का वो परफॉर्मेंस फेज होता है। परफॉर्मेंस फेज में मैं इसको यहां पे अलग से लिखूंगा ताकि हम इसकी बात कर सके। परफॉर्मेंस फेज के अंदर आप क्या परफॉर्म करते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स। और उससे आपको क्या मिलता है? ऑडिट एविडेंस। तो जी बात क्या हुई? हमने स्टार्ट किया एक्सेप्टेंस फेज से, हमने डिसाइड किया किसी भी क्लाइंट को, किसी भी ऑडिट को एक्सेप्ट करना है या नहीं। फिर हम आए, जब हमने एक्सेप्ट कर लिया, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो वहीं से वापसी हो गई, लेकिन जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हम आए रिस्क असेसमेंट फेज पे या प्लानिंग फेज पे, जहां पे हमने रिस्क के मुताबिक ऑडिट को प्लान किया। फिर जब हमने प्लान कर लिया तो हम आते हैं थर्ड फेज पे, विच इज द परफॉर्मेंस फेज, जिसके अंदर हम प्लान के मुताबिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस हासिल करेंगे। तो देखा जाए तो असल ऑडिट जो होता है वो इस फेज में हो रहा होता है। असल ऑडिट यहीं पर परफॉर्म हो रहा होता है, जब मैं एविडेंस गैदर करूंगा और उस एविडेंस की बेस पर फिर मैं क्या दूंगा? ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, जो आप जानते ही हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस फेज है, यहां पर ऑडिट प्रोसीजर्स की दो टाइप्स है ना, आप अच्छी तरह जानते हैं। एक होते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स और एक होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ये बात बहुत मर्तबा हो चुकी है, बार बार हो चुकी है, इनिशियल लेक्चर्स में भी हो चुकी है, मिडिल ऑफ द लेक्चर्स में भी आपके हो चुकी है। आज इस बात को मैं एक दफा और रिकैप करूंगा ताकि आपके दिमाग में वो बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, जब हम परफॉर्मेंस फेज की बात करते हैं तो हम ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करते हैं और हम उन ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करते हैं जिनसे हमें ऑडिट एविडेंस मिलेगा और वो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट मतलब रेलेवेंट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि उसी ऑडिट एविडेंस की बेस पर हम क्या देने जा रहे हैं? हम ओपिनियन देने जाएंगे इन द नेक्स्ट फेज ऑफ द ऑडिट साइकिल, जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो जब मैं ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में दो टाइप्स ऑफ या दो अप्रोचेस आती हैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की। पहली अप्रोच है सब्सटैंटिव अप्रोच, दूसरी अप्रोच है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्रोच। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में मैं यानी कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स पे काम करता है, ट्रांजैक्शंस पे काम करता है, बैलेंसेस पे काम करता है और उन पर काम करके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन देता है और ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या वो ये कहता है कि दे आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में ऑडिटर का जो किबला है, उसके काम करने का जो बेसिस है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद वो ऑडिट एविडेंस हासिल करेगा और उस ऑडिट एविडेंस की बेस पर डिसाइड करेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनका मैंने ऑडिट किया है, जिन पर मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। तो लिहाजा हम अब थोड़ा सा आगे आज बढ़ रहे हैं और हम देखेंगे वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स होते क्या हैं, उनकी टाइप क्या होती है, उनमें हम करते क्या है, ऑडिट एविडेंस हासिल करने का तरीका क्या है। और ये जो दूसरी अप्रोच है टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्रोच, ये आपको पता है कि हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर काम नहीं करते, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस सिस्टम के तहत बने हम उस सिस्टम पे काम करते हैं। हम चेक्स एंड बैलेंसेस पे काम करते हैं, हम ट्रांजैक्शंस पे काम नहीं करते, हम बैलेंसेस पे काम नहीं करते। इन शॉर्ट, हम नंबर्स पे काम नहीं करते, हम फिगर्स को वेरीफाई नहीं करते, बल्कि हम सिस्टम पे काम करते हैं, सिस्टम की वर्दीनेस चेक करते हैं, सिस्टम की क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं और फिर हम सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, उसकी वर्दीनेस चेक करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं
कि अगर सिस्टम अच्छा है तो उसके तहत बनने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अच्छे होंगे, और अगर सिस्टम अच्छा नहीं है तो प्रोबेबली इसके तहत बनने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे नहीं होंगे। अब यहां पर एक बात मैं आपको बताऊंगा जो आपको बताना इस वक्त बहुत जरूरी है बिफोर यू मूव ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक। देखिए जी, मैंने ये बात पहले भी आपसे करी, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स जो है ना आपके, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, यानी ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स से क्या होता है, यानी ऑडिट के अंदर दो चीजें हैं ना, ऑडिट नीड्स टू बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। याद है ना आपको, ऑडिट का इफेक्टिव होना भी जरूरी है, एफिशिएंट होना भी जरूरी है। यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूं इफेक्टिव का मतलब क्या है, जो कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो इफेक्टिव मींस क्वालिटी और एफिशिएंट मींस क्वांटिटी, या आप इसका ताल्लुक कह सकते हैं टाइम से है। मतलब मैं ये कहता हूं मेरा ऑडिट इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए, मतलब मेरे ऑडिट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और वो ऑडिट वक्त पर भी मुकम्मल होना चाहिए। अगर मेरा ऑडिट वक्त पर मुकम्मल होगा तो वो कहलाता है एफिशिएंट ऑडिट, और अगर मेरा ऑडिट अच्छा होगा तो वो कहलाएगा इफेक्टिव ऑडिट। ऑडिट का एफिशिएंट होना भी जरूरी है, इफेक्टिव होना भी जरूरी है, ऑडिट का वक्त पे मुकम्मल होना भी जरूरी है, अच्छा होना भी जरूरी है। अगर ऑडिट वक्त पर मुकम्मल हुआ लेकिन उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो मेरे किसी काम का नहीं है, और अगर ऑडिट की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई, जबरदस्त हुई, बेहतरीन हुई, लेकिन मैं उसको मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल नहीं कर पाया तो भी वो मेरे किसी काम का नहीं होगा। लिहाजा ऑडिटर को ऑडिट करते हुए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी का एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। यानी ऑडिटर की कोशिश ये होती है कि क्वालिटी भी अच्छी हो और ऑडिट वक्त पर भी मुकम्मल हो, कहीं पर वक्त बचाया जाए, कहीं पर क्वालिटी बचाई जाए। यही रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आप सिर्फ वक्त बचाएंगे तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती चली जाएगी, अगर आप सिर्फ क्वालिटी बचाएंगे तो वक्त पे कॉम्प्रोमाइज होता चला जाएगा। तो आपको तो दोनों को साथ लेकर चलना है कि ऑडिट अच्छा भी हो और वक्त पर भी मुकम्मल हो। तो लिहाजा दोनों का बैलेंस बरकरार रखने के लिए आपको कहीं पर वक्त बचाना होगा, कहीं पर क्वालिटी बचानी होगी, कहीं पर थोड़ा काम कम करना होगा ताकि वक्त बच जाए, और कहीं पर काम थोड़ा ज्यादा करना होगा ताकि क्वालिटी बच जाए। क्योंकि टोटल टाइम तो आपके पास कांस्टेंट है, टोटल आपके पास जो फ्रेम है वो तो कांस्टेंट है। उसी फ्रेम में रहते हुए आपने एलोकेट और री एलोकेट करना होगा कि कहां पर मैं काम कम करूं और वक्त बचाऊं, और वो वक्त मैं कहां पर लगाऊं जहां पर काम ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर क्वालिटी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ये हम डिसाइड करते हैं किस लेवल पे, जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, व्हेन वी डू रिस्क असेसमेंट, हमने रिस्क असेसमेंट करी रिस्क असेसमेंट फेज में, राइट। और रिस्क असेसमेंट फेज में मेरे पास दो एरियाज निकले, हाई रिस्की एरियाज एंड लो रिस्की एरियाज। तो जब मैंने रिस्क असेसमेंट करी तो मैंने देखा भाई देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ये वो एरियाज हैं जिनके अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये वो एरियाज हैं जिनके अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है। तो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ऑडिट की बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक आपका डिसीजन क्या होगा। भाई देखिए जो हाई रिस्की एरियाज है ना, वहां पर मुझे फोकस बहुत ज्यादा करना है, वहां पर मेरे प्रोसीजर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहां पर ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी बहुत आला होनी चाहिए, क्योंकि ये हाई रिस्की एरियाज है, यहां पर क्वालिटी पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं आ सकता। तो आपने कहा जो हाई रिस्की एरियाज है मैं वहां पर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करूंगा, और जो लो रिस्की एरियाज है मैंने ये डिसाइड किया कि चूंकि वो लो रिस्की एरियाज है वहां पर मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करूंगा, क्योंकि इन एरियाज के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम है। यानी ये चांसेस कम है कि यहां पर चीजें गलत हो, तो यहां पर थोड़ा वक्त बचा लिया जाए। तो आपने कहा जो लो रिस्की एरियाज है मैं वहां पर वक्त बचाऊंगा ताकि वो वक्त मैं वहां लगा सकूं जो हाई रिस्की एरियाज है जहां पर क्वालिटी बचानी है। हाँ, जब आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए और इन एरियाज के अंदर आप घुसे तो आपको पता चला कि बज़ाहिर ऐसा लगता था कि ये लो रिस्की एरियाज है, लेकिन असल में लो रिस्की नहीं है, इनके अंदर बहुत मसले मसाइल हैं। तो आपको अल्टीमेटली एज अ सेकेंड स्टेप
उन एरियाज में भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे। तो हमारी अप्रोच क्या है कि जो हाई रिस्क की एरियाज हैं वहां पर तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने की जहमत नहीं करूंगा, रिस्क नहीं लूंगा, कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि वो हाई रिस्क की एरियाज है। हाई रिस्क की एरियाज मतलब वहां पर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, और जब कंट्रोल ही वहां पर सही नहीं है तो उनको टेस्ट करके क्या मुझे मिलेगा, तो मैं सीधा सीधा सब्सटैंटिव पे चला जाऊंगा। लेकिन जो लो रिस्क की एरियाज है मतलब इन पर कंट्रोल रिस्क कम है, मतलब उन पर कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो वहां पर मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करके पता लगाऊंगा कि वाकईतन वो कंट्रोल्स जो दूर से दिखने में अच्छे लग रहे हैं वो वाकई में अच्छे हैं या नहीं। अगर वो अच्छे साबित हुए तो मेरा काम वहां से हो जाएगा, मुझे सब्सटैंटिव की तरफ नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करके मुझे पता चला कि वो जो लो रिस्क की एरियाज हैं जहां पर दूर से लग रहा था कि कंट्रोल्स अच्छे होंगे, लेकिन जब हम मैदान में उतरे तो कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं, तो फिर अब मजबूरी तौर पे मजबूरी में मुझे उन पर भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करने होंगे। इसका मतलब हर चीज का आखिरी हल तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं। कुछ एरियाज में मैं उस आखिरी हल पे डायरेक्टली चला जाऊंगा क्योंकि वहां पर मैं रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एरियाज में मैं उस आखिरी हल पे जाने से पहले एक इनिशियल हल तलाश करूंगा जो कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, ताकि मेरा वक्त बच जाए और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो जहां पर वक्त बचाना है वहां पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए जाएंगे क्योंकि इसमें वक्त कम लगता है, लेकिन जहां पर क्वालिटी बचानी है वहां पर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स किए जाएंगे क्योंकि वहां पर आप वक्त बचाने की नीयत से नहीं जाएंगे बल्कि आपको क्वालिटी बचानी होगी। इसीलिए एक ऑडिटर अपने ऑडिट में हमेशा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का कॉम्बिनेशन यूज करेगा। कहीं पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा, कहीं पर सब्सटैंटिव करेगा, कहीं पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद भी उसको सब्सटैंटिव करने पड़ेंगे, बट इसी तरह वो अपने रिस्क को मैनेज करेगा, इसी तरह वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बैलेंस करेगा, एंड ही विल एंड अप डूइंग एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिट इंशाल्लाह। तो हमें बहुत क्लियर होना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैंने जैसे कि आपसे कहा कि हम इस वक्त ऑडिट के थर्ड फेज की बात करने लगे हैं, हम परफॉर्मेंस फेज की बात करने लगे हैं, जहां पर हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और हमें एविडेंस हासिल होगा, और ये एविडेंस हमारे लिए बड़ा अहम होगा क्योंकि इसी एविडेंस की बेस पर हम आगे बढ़ेंगे और ओपिनियन देंगे। बहरहाल चाहे मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूं या मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करूं, आई रिपीट, चाहे मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूं या मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करूं, मुझे ओपिनियन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ही देना है। हाँ, अगर मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूंगा तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर नहीं बल्कि जिस सिस्टम के तहत वो बने हैं उस सिस्टम को देखकर ओपिनियन दूंगा, और जब मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करूंगा तो मैं सिस्टम नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स को देखकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन दूंगा। तो हमेशा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में क्वालिटी ज्यादा होगी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में वक्त की बचत ज्यादा होगी। यानी अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर मोर इफेक्टिव देन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, बट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स are more efficient than substantive procedures। यहां relatively बात हो रही है, इसका यह मतलब नहीं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स एफिशिएंट नहीं है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर मोर इफेक्टिव देन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की इफेक्टिवनेस या इनकी क्वालिटी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के मुकाबले में ज्यादा है, जबकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की एफिशिएंसी मतलब वक्त बचाने की सलाहियत सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के मुकाबले में ज्यादा है। तो कहीं पर एफिशिएंसी बचाऊंगा, कहीं पे इफेक्टिवनेस बचाऊंगा। अल्टीमेटली मेरा गोल यह है कि मैं एक ऐसा ओपिनियन दूं जो बहुत अच्छा हो, जो बहुत अप्रोप्रिएट हो, जो रीजनेबल एश्योरेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे और जिसमें गलती होने के चांसेस कम से कम हो, यानी ऑडिट रिस्क कम से कम हो। अब फिर बात वही आ गई जो मैंने आपको पहले भी बताई और बारहा मैं आपको बताता रहा हूं और आज फिर बताऊंगा, क्योंकि आज तो वक्त है चीजों को समेटने का और सुलझाने का। कि चाहे मैं टेस्ट देखें, मैंने आपको बताया इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। हमें पता है भाई इनपुट क्या है, प्रोसीजर्स है, और प्रोसेस क्या है मैं आपको बता चुका हूं। आप मुझे बता तो नहीं सकते, आप लाइव नहीं है मेरे साथ, लेकिन आप सोचें जरूर कि आउटपुट क्या है, प्रोसेस क्या है। आउटपुट मैंने आपको बता दिया, एविडेंस है।
अब रह गया प्रोसेस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इनपुट मेरे प्रोसीजर्स है, आउटपुट मेरा एविडेंस है, और बीच में प्रोसेस में आपको बता चुका हूं प्रोसेस में क्या है, असर्शंस। इसके बारे में काफी तफसील से बात हो चुकी है जब हमने ऑडिट एविडेंस का लेक्चर पढ़ा है। तो जब मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा और एविडेंस हासिल करूंगा तो बीच में जो काम हो रहा होगा, प्रोसेसिंग हो रही होगी, वो असर्शंस पे हो रही होगी। यानी मेरे प्रोसीजर परफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव भी असर्शंस होंगे, और जो मुझे ऑडिट एविडेंस मिलेगा वो भी असर्शंस के ऊपर मिलेगा। और असर्शंस अलग अलग हैं, जैसा कि आपको मालूम है, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। असर्शंस बैलेंस शीट आइटम्स की अलग है, बैलेंस शीट आइटम्स को हम कहते हैं अकाउंट बैलेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स की अलग है जिनको हम कहते हैं क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसकी भी कोई 5-6 असर्शंस हैं और इसकी भी कोई 5-6 असर्शंस हैं जो हम देखेंगे। तो अगर मैं अकाउंट बैलेंसेस यानी बैलेंस शीट आइटम्स को ऑडिट करूंगा तो मैं इन असर्शंस को देखूंगा, और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स का ऑडिट करूंगा तो मैं इन असर्शंस को देखूंगा। यानी प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए मेरे दिमाग में असर्शन होगी कि मुझे इस असर्शन के बारे में एविडेंस चाहिए, और जब मुझे ऑडिट एविडेंस मिलेगा तो भी असर्शन के बारे में मिलेगा कि अगर वो तमाम असर्शंस पूरी हो रही हैं, तमाम असर्शंस वेरीफाई हो रही हैं, तो ऑडिटर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत वसूख के साथ ये कह सकता है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो मैंने यहाँ पे आपको एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया कि ऑडिट साइकिल में इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं। हम परफॉर्मेंस फेज में खड़े हैं। यहाँ पर हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे ताकि हमें ऑडिट एविडेंस मिले। प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की 2 अप्रोचेज है, एक सब्सटैंटिव अप्रोच, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्रोच। सब्सटैंटिव अप्रोच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर काम होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्रोच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाले सिस्टम पे काम होगा। चाहे मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करूं या मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करूं, दोनों सूरतों में मुझे एविडेंस चाहिए। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ताकि मैं ये कह सकूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। और ये तमाम एविडेंसेस मुझे मिलेंगे असर्शंस के ऊपर। जब मैं बैलेंस शीट आइटम्स को ऑडिट करूंगा तो अलग असर्शंस होंगी, मेरे नापने का पैमाना अलग होगा, और जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स को ऑडिट करूंगा तो मेरी असर्शंस अलग होंगी और मेरे नापने का पैमाना अलग होगा। वो पैमाने क्या होंगे, वो क्राइटेरिया क्या होगा, वो असर्शंस क्या होंगी, इनका एक इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब हम प्रोसीजर्स पढ़ने में एंटर होंगे तो और तफसील से देखेंगे। ये एक बिल्कुल शॉर्ट लेक्चर था जिसको मैं यहां पर एंड करूंगा, जिसमें सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है टुवर्ड्स सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स एंड टुवर्ड्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इसको सबसे पहले आपने सुनना है। अब हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और आप अगले लेक्चर में मुझसे सुनेंगे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं और उनको किस तरह किया जाता है और किस तरह लिखा जाता है, और फिर हम इंशाल्लाह उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम यहीं से अपने अगले लेक्चर को शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।